बिंदुसार के शासनकाल में भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य का पार्ट बन चुका था। इसके शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम इस काम को करने में असफल रहते हैं। उसी समय मात्र 18 वर्ष के अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। अशोक ने अपनी योग्यता इस विद्रोह को दबाने में साबित की, इसी कारण उसको तक्षशिला का गवर्नर बना दिया जाता है। इसे तक्षशिला का गवर्नर बनाने के पीछे एक और कहानी है, क्योंकि इसे साम्राज्य से दूर रखना था। उसके बाद इसे उज्जैन का गवर्नर भी बनाया जाता है, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद सुसीम को राज्यगद्दी मिलती है, क्योंकि बिंदुसार अशोक को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। लेकिन दरबार में अधिक पसंद किए जाने के कारण दरबार के अधिकतर मंत्री अशोक के पक्ष में होते हैं और अशोक राजगद्दी पे अपना कब्जा कर लेता है। अशोक ने न केवल सुसीम की हत्या की, बल्कि उसके सभी विश्वास पात्र लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। अशोक अपने विद्रोहियों को अपने हाथों से दंड देता था। इसके लिए उसने स्पेशल सेल्स का निर्माण करवाया। अपने प्रतिद्वंदियों को टॉर्चर करने के कारण इसे चंड अशोक भी कहा जाता है। यदि अशोक की बात करें तो इसका नाम अलग अलग अभिलेखों में हमें अलग अलग मिलता है। अशोक का नाम अशोक केवल मास्की, गुर्जरा, नीटूर और उदयवोलम जैसे अभिलेखों में मिलता है, जबकि अन्य जगह इसको देवनाम प्रियदसी यानी देवताओं का प्रिय जैसे नामों से जाना जाता है। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष इसने कलिंग को जीता। 261 बीसी में हुआ यह युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उसने हिंसा के बजाय अहिंसा का मार्ग अपनाया एवं बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। अशोक ने वीतस्ता नदी यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की एवं अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अन्य देशों में भेजा। अपने साम्राज्य में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 13 शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। अशोक के बाद इसका पुत्र कुणाल राजा बनता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह देख नहीं सकता। इसी कारण इसका पुत्र दशरथ राजगद्दी संभालता है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से विघटित हो जाता है। अंततः 185 बीसी में सेना का निरीक्षण करते हुए वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है एवं एक नए राजवंश शुंग वंश का उदय होता है। सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं किया गया। इससे हमें पता चलता है कि राजा और प्रजा में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं। मौर्य राजवंश के बाद संपूर्ण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना होती है, जिनमें शुंग, कणव, शातवाहन और इंडो ग्रीक साम्राज्य हमारे सामने आते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं राज्यों के बारे में। भारतीय राजवंशों के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सीरीज राजवंश में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।